बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ तो कराची किंग्स, लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी को माहिर क्रिकेट सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, लेकिन पहले सीज़न में जिसको कोई खातिर में नहीं ला रहा था वो थी कोयटा ग्लैडिएटर। और इसकी वजह ये थी कि वो PSL की सबसे सस्ती टीम थी, लेकिन पहले सीज़न के आगाज़ में कोयटा ग्लैडिएटर ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी उससे सबको अंदाज़ा हो गया कि कोयटा की टीम कोयटा ग्लैडिएटर ऐसे खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है जिसमें सरफराज अहमद की क़यादत में कोयटा ग्लैडिएटर की टीम ने मजमूई तौर पर 72 मैच खेले, जिसमें 36 में वो कामयाब रहे और बतौर कप्तान सरफराज अहमद भी फ़तह के तनासुब से पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे कामयाब कप्तान है। कोयटा की टीम ने 3 मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खेला और 2 मरतबा तो वो फातिह न बन सकी, लेकिन सीज़न 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर पहली मरतबा चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 में कोयटा ग्लैडिएटर पूरी तरह अपना रंग न जमा सकी। कोयटा ग्लैडिएटर ने सीज़न 7 में 10 मैच खेले, लेकिन सिर्फ 4 मैच जीत सकी और 6 में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। 8 पॉइंट हासिल करने वाली टीम क्वालिफायर और एलिमिनेटर राउंड में न पहुंच सकी, लेकिन इस मरतबा कोयटा ग्लैडिएटर ने मुतवाज़िन टीम का इंतखाब किया है। उनकी टीम पर एक नज़र डाल लेते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर ने PSL 8 के ड्राफ्ट में प्लैटिनम कैटेगरी में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिनमें उनके सबसे कामयाब स्पिनर और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज शामिल हैं। इस कैटेगरी में फास्ट बॉलर नसीम शाह और श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले लेग स्पिनर वनिंदो हासारंगा शामिल हैं। डायमंड कैटेगरी में इंग्लिश ओपनर जेसन रॉय, नुमाइशी मैच के एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने वाले इफ्तिखार अहमद और वेस्ट इंडीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले ओडियन स्मिथ शामिल हैं। गोल्ड कैटेगरी में कप्तान सरफराज अहमद, ओपनिंग बैट्समैन एहसान अली और फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन मुंतखब हुए हैं। सिल्वर कैटेगरी में इंग्लिश बैट्समैन विल स्मिथ, मिडल ऑर्डर बैट्समैन ओमर अकमल, अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मीडियम पेसर नवीनुल हक, फास्ट बॉलर उमैद आसिफ और मोहम्मद जाहिद को शामिल किया गया है। इमर्जिंग कैटेगरी में अमल खान और अब्दुल वाहिद बंगलजई और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में उमैर बिन यूसुफ और कीवी ओपनर मार्टिन गुप्टल को रखा गया है। आज के इस प्रोग्राम में कोयटा ग्लैडिएटर के हवाले से ही गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर चेयरमैन नदीम उमर साहब। खुशामदीद कहेंगे नदीम उमर साहब आपको। और नया सीज़न, नई उम्मीदें, नई तवक्कुआत, कोयटा ग्लैडिएटर एज ए टीम ओनर क्या कहेंगे? जी याया भाई, पहले बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम में बुलाने का। और जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा, वाकई हम 3-4 साल तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेले, लेकिन आखिरी 2-3 साल ज़रा गड़बड़े हो गई। बहरहाल उस पर बहुत बहस भी हो गई, लेकिन इस दफ़ा बड़े पुरअज़्म हैं। और जो पिछली हमारी ख़राबियाँ रहीं या कोताहियाँ हुई जिसमें प्लेयर्स हमें नहीं मिलते थे, कोई टूर प्रोग्राम जैसे थे, उनको हमने इस दफ़ा ख्याल यानी उनको सामने रखा है और ऐसे प्लेयर्स करें कि जो हमें थ्रू आउट द टूर्नामेंट रहें। हर टीम के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पार्शली अवेलेबल हैं जिससे टीम डिस्टर्ब होती है। तो इस दफ़ा हमने काफ़ी गौर करके टीम बनाई और इंशाल्लाह इस दफ़ा उम्मीद है कि हम फिर वही वाला कोयटा आपको नज़र आएगा। तो नदीम उमर साहब, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, 7 सीज़न खेल चुके हैं, 8वां सीज़न खेलने जा रहे हैं, आपकी टीम 3 मरतबा फाइनल खेली है, 1 मरतबा चैम्पियन बनी है, तो अब सवाल यह है कि पिछले 7 सीज़न और इस सीज़न में क्या फ़र्क है, क्या खुलासा करना चाहेंगे? नहीं, इसमें जैसा अभी मैं जिक्र कर रहा था कि पिछले 2-3 सीज़न में हमें जो प्रॉब्लम्स आई वो यही होती थी कि प्लेयर टीम देखें, जब तक टीम आपकी एक सेट टीम। अच्छा, आप कह रहे हैं गियर अप हो रहे थे और बीच में से प्लेयर आपको छोड़कर चले? देखें 2 दफ़ा कंकशन हो गए मेन प्लेयर्स को हमारे, वो चले गए, फिर हमारे एक प्लेयर आ रहे एक जा रहे, तो वो टीम बनती नहीं। अक्सर मैं कहता हूं कि आप मुझे मेरा क्लब दे दें तो ज़्यादा अच्छी टीम है, क्योंकि हमें पता है कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा, क्या होगा, किसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो टीम जब तक आपकी सेट नहीं होती, जैसे आप IPL में देखते हैं, एक टीम कॉन्स्टेंटली वहीं रहती है और ये हर टीम के साथ है, हमारे साथ नहीं है। और 6-7 जो हमारे 6 फ्रेंचाइजीज हैं उनके साथ भी है। तो एक बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। ये प्रोसेस शुरू वहीं से होता है जब आप ड्राफ्ट में जाते हैं, जब आप रिटेंशन पे आते हैं। अब जैसे कलंदर, जो लाहौर कलंदर है, उनके पास राशिद खान है, अब वो किसी हाल में उनको नहीं छोड़े, मैच विनर्स हैं। तो हम बस कोशिश करेंगे कि हमारे पास भी ऐसी टीम हो कि जो बिल्कुल सेट हो और फाइनल तक वही टीम जाके लड़े। तो नदीम उमर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा और जिस तरह आपने कहा कि मसाइल का सामना रहा, लेकिन जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, जो लोग आपकी टीम को फॉलो करते हैं, जो कहते हैं टीम पर्पल हमारी टीम है, उनके तो दिल टूटे, क्योंकि पहले 4 सीज़न में तो जीत और कोयटा ग्लैडिएटर ऐसा लगता था एक जान दो खालिब। टिकट लेकर आप मैच देखने जाते थे
और ग्रुप मैचों में तो कोयटा ग्लैडिएटर नाकाबिले शिकस्त थी। लेकिन पिछले 3 सीज़न में आपकी टीम स्ट्रगल करी और आपने जिस तरह एक वजह तो आपने बताई कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट खिलाड़ी अनअवेलेबल हो जाते थे या कोई और मसाइल हो जाते थे। तो इस बार जब आप ड्राफ्ट में जा रहे थे तो अब जो आपने टीम सेलेक्ट की है सब ऑन बोर्ड है, कोई छोड़कर नहीं जा रहा? हाँ नहीं, देखिए हर टीम में ये होता है कि उनको 90% वो प्लेयर मिल जाते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। अक्सर ये होता है वो 8-10% प्लेयर जो नहीं मिलते उनका मलाल हमेशा रहता है। बट इस दफ़ा मुझे लग रहा है हमने सारी बेसिस कवर की हैं अपनी। मसलन आप देखें अभी जैसे हमारे ऑडियंस में चले जाएंगे तो ऑडियंस में जब चले जाएंगे तो हमने लिए हैं यहाँ पे उनकी जगह पार्शियल रिप्लेसमेंट डोइन प्रेटोरियस जो कि एक बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं। और इसी तरह हमने कैश अहमद आ जाएंगे अगर हसरंगा गए, होपफुली वो अवेलेबल होंगे थ्रू आउट द इवेंट क्योंकि उनका कुछ चल रहा है ऐसी कि वो हमें बाद में ही मिलेंगे, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जो आपको मैचेस जितवाते हैं, यानी मैच विनर्स हैं आपके। जेसन रॉय 1-2 मैचेस के लिए जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। मार्टिन गप्टिल हमने एज अ कवर लिया था जेसन रॉय के लिए, वो तमाम मैचेस खेलेंगे, फुली अवेलेबल रहेंगे, स्पीड अवेलेबल हैं। अब आप देख रहे हैं हमारे जो इफ्तिखार हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त अभी 6 छक्के मारे। इफ्तिखार पे तो मेरा ख्याल है अलग से बात होनी चाहिए नदीम उमर साहब, लेकिन अगर मैं जब आप मौजूद हैं तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछ लूँ कि सरफराज अहमद को कैटेगरी में आपने डिमोट किया। पहले कप्तानी कराची किंग्स से अहमद वसीम खेलते रहे, वो प्लाटिनम कैटेगरी में नहीं थे लेकिन वो टीम को लीड कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि नहीं कि पिछले सीज़न में भी कि सरफराज कप्तान नहीं होंगे, जब आपने शाहिद आफरीदी को फेयरवेल के लिए बुलाया और आपने कहा कि हमारे खिलाड़ियों को कदर व मंजिलत देनी चाहिए, अच्छे तरीके से रुखसत करना चाहिए, तब भी ये बात हो रही थी आफरीदी कप्तानी करेंगे, सरफराज करेंगे। इस बार भी और आप रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, कोई ऐसा टीम नहीं है, कोई ऐसा कप्तान नहीं है जो पहले से 8वें सीज़न तक कप्तान रहा है। तो ये जो आपकी बाउंडिंग है ये तो बड़ी मैग्निफिसेंट है, लेकिन आप जो है वो किस हद तक इन्वॉल्व होते हैं? नहीं देखिए मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि मैं हर मतलब आपके एंड तक इन्वॉल्व होता हूँ। पिछले 2-3 साल ये कोविड की वजह से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ हमारे और प्लेयर्स के दरमियान, बल्कि मेरे और प्लेयर्स और हमारे कोच मोइन भाई जो हैं और सरफराज, तो वो जो बॉन्डिंग वो अलग नहीं हो सकी, सबके साथ प्रॉब्लम रही। लेकिन आपने ठीक कहा कि सरफराज देखें, सरफराज की जो जर्नी है मेरे साथ बड़ी पुरानी है। अभी कोयटा में मैच हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छी कप्तानी करी, तो ये सरफराज के लिए इम्पॉर्टेंट था, हमारी टीम के लिए इम्पॉर्टेंट था, उनमें वो कॉन्फिडेंस वापस आए तो वो उनमें माशाल्लाह आ गया है। तो इस साल इंशाल्लाह बहुत आपको डिफरेंट टीम नज़र आएगी। कोई गिला शिकवा तो खैर आप भी नहीं करते नदीम उमर साहब, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम अजीज़ सेठी साहब ने एक गिला किया, शिकवा किया जब उनके एजाज़ में कराची में एक तकरीब का एहतमाम हुआ और आप भी वहाँ पर मौजूद थे। वो जो कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी का मैच था, हालांकि आपने वहाँ पर वजाहत की कि भाई हमें कोई मसला नहीं है बाकी टीमों के खिलाड़ी, और सेठी साहब ने जो कहा वो हमने भी सुना, फिर आपने वजाहत भी दे दी। तो मैं चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा आप इसको और मज़ीद जो है वो बयान करें, क्योंकि बुकटी स्टेडियम में जिस तरह लोगों का रिस्पांस रहा, आज नहीं तो कल आपका होम ग्राउंड था वो। बिल्कुल हमारा होम ग्राउंड है यही है भाई। और सबसे अच्छी बात है वो जो आप उस दिन कहे थे, जो नजम सेठी साहब ने कहा, वो बात आई थिंक उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बाद में क्लियर भी हो गया। एक मौक़िफ़ था और फ्रेंचाइजीज़ का कि जी वो इतने क्लोज़ हम आ रहे हैं, और आप वो जो किट देखें, हमारे लिए किट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मेन अर्निंग जो होती है ना हमारी वो स्पॉन्सर से ही होती है। तो वो उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारे प्लेयर्स दूसरी टीम की किट पहन के इतने क्लोज़ खेल रहे हैं। बात उनकी भी सही थी और नजम सेठी साहब की भी सही थी कि जी ये नेशनल कॉज है और इसमें सब लोग इन्वॉल्व होना चाहिए। तो आई थिंक एंड में सबकी बातचीत हो गई, और एज कोयटा ग्लैडिएटर्स हमें तो कभी भी एतराज़ नहीं था, लेकिन हमें हाँ ये हो रहा था कि दूसरे जो प्लेयर्स हैं दूसरी टीमों के, उनके लिए एक प्रॉब्लम थी, हमारे लिए तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने जो एतराज़ या हमें जो ज़रा शिकवा था वो सिर्फ मौसम का था, जिसका हम बरमला इजहार भी हुआ। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे और जिस तरह वो मैच हुआ, अगर आप उस पर बात करेंगे तो वो तो मैं कह रहा हूँ दूसरा ही लेवल था। और जिस तरह कोयटा ने हमें ऑन किया, बलूचिस्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को ऑन किया, वो मिसाल मैं नहीं देखता कि कहीं मिलेगी। ठीक है जनाब, कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर चेयरमैन नदीम उमर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 13 फरवरी से 19 मार्च तक कराची, लाहौर,
रावलपिंडी और मुल्तान में मुकाबला होगा 6 टीमों के दरमियान और कौन इस बार चैंपियन बनता है। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर के सरबराह नदीम उमर साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम उमर साहब, 7 सीज़न हो गए, अब ये 8वां सीज़न है और मुबारक हो आपको, आपके दोस्त नजम अजीज़ सेठी फिर जो है वो कुर्सी सदारत पर मौजूद हैं। तो इस दौरान एहसान मानी भी आए, रमीज़ हसन राजा भी आए, तो अब एक बार फिर जो शुरू सीज़न किया नजम अजीज़ सेठी ने 2016 में, आप 2016 का भी फ़ाइनल खेले, 2017 का भी फ़ाइनल खेले, फिर 1 साल के बाद फिर आप फाइनल में पहुंच गए। तो क्या उम्मीदें आपको नजम अजीज़ सेठी से? नहीं, अब आपने जिक्र किया नजम साहब का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं का बेबी है ये, उन्होंने इसको यानी एनविजन किया, उन्होंने इसको शुरू किया और बीच में वो कुछ अरसे वो नहीं थे, लेकिन मैं देख रहा था कि बतदरीज जो भी आया, उसमें मानी साहब हों या रमीज़ भाई हों, जो भी आया उसने अपना अपना हिस्सा ज़रूर डाला और इसको आगे ही लेके जाया, आगे लेके जाते रहे PSL को, और सब ने एक्नॉलेज किया कि PSL एक फ़ोर्स है और उन्होंने, लेकिन नजम सेठी साहब आपको पता है उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, वो इसको बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना, वही जैसे अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। तो अब हमें फिर उम्मीदें बहुत हैं। हमारा पिछली दफ़ा रमीज़ भाई ने एक कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा साइन किया जिसकी वजह से हमें कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिले, तो अब हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सेठी साहब से कि सर आप भी हमारा ख्याल रखें। जो डॉलर की ऊंची उड़ान है, रुपए की गिरावट है, तो ये मामला कंट्रोल में? नहीं, ये देखें, जब ये बात शुरू हुई ना, हमने जब टीमें ली तो वो 105 रुपये पे था डॉलर, और उस वक्त ही हमें लॉक कर लेना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। फिर 135 पे नेगोशिएशंस होती रहीं, फिर 170, 175, और लॉक जो हुआ है ना डॉलर, वो हुआ जिस जो हमारी इनिशियल पेमेंट एक जो फ़ीस होती है जो हम देते हैं प्लेयर्स के लिए भी हम चाहते थे, क्योंकि हमारा एक क्लॉज था कि जब जिस दिन ड्राफ्ट हो उस दिन लॉक हो जाए। अब वो थोड़ा सा इबहम पैदा हुआ है जो उसको इंशाल्लाह दूर कर लेंगे, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज आ जाता है। तो क्योंकि अगर डॉलर 300 भी, तो ये तो हमारे लिए यानी आप समझे सिर्फ नुकसान ही होगा। तो आई एम श्योर कि इसको कोई मसला हल निकाल लेंगे, और PCB ने जो डॉलर ले रखे हुए हों तो पहले से ही वो प्लेयर्स को दे दें या उस पर कर दें जिस दिन वो ड्राफ्ट हुआ था उस पर सब एग्रीड हैं, तो होपफुली ये बात रिजॉल्व हो जाएगी। तो नदीम उमर साहब, ये जो लोग शिकवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, जो टिकट की प्राइस रखी गई है, वो कह रहे हैं भाई महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ गया है, क़ुव्वत ख़रीद लोगों की मुतासर हुई है, तो आप क्या कहेंगे अपने फैंस के लिए? जो टिकट रखे गए हैं, आपके ख्याल में वाकई उनकी कीमत जो है ठीक रखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये कम होनी चाहिए? आई थिंक नहीं, वो उन्होंने टिकट की कीमत तो देंगे, जो पिछले साल थी मेरा 10% शायद बढ़ाई है या उसको उतने ही एट पार रखा हुआ। आप मुतमईन है? बॉक्स नहीं, मुतमईन तो नहीं। देखिए, मैं तो कहता हूँ हमारा जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है ना फ्रेंचाइजीज़ की, वो दो ही हैं। एक तो ये जैसे जो टेलीकास्ट होता है हमारे स्पॉन्सर्स हैं, और गेट मनी। तो वो अब अभी आपने जिक्र किया डॉलर कहाँ पहुँच गया है, तो मतलब चाहिए तो है तो थोड़ा कर दें। मैं कहा इतना बोझ ना डालें कि वो पब्लिक इससे अफेक्ट हो जाए, और मैं तो कहता हूँ ज़ीरो ही कर दें, फ्री कर दें, लेकिन वो इम्पॉसिबल है। दुनिया भर में गेम्स तो चलते हैं। अब आपने कतर में वर्ल्ड कप देखा तो क्या ज़बरदस्त उनकी फ़ीस थी, उन्होंने रिकवरी गेट मनी से की ज़्यादा। तो ये पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट है कि हाँ, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इकॉनमी ऐसी है तो उसमें ख्याल इस बात का ज़रूर रखना चाहिए। चलें, ये तो अच्छा हो गया कि आपने कहा कि ठीक है, लोगों का ख्याल रखें और जिस हद तक भी उनको फैसिलिटेट कर सकें करें। तो अब नदीम उमर साहब, अनफॉर्चुनेटली कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, ये तो होम ग्राउंड पर खेलेंगे। आप हो गए, और उसके साथ जो पेशावर ज़ल्मी है, ये दो टीमें लोगों के लिए तो बड़ी दिलचस्पी की महवर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अपने होम ग्राउंड पर नहीं खेल रहे। आपका होम ग्राउंड जो है वो कराची है, क्योंकि सरफराज अहमद का ताल्लुक़ जो है वो कराची से है, आपका ताल्लुक़ कराची से है। तो क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टीम अंदर खेलेगी और एज ए ओनर आपने बाहर माहौल बनाना है? ये भाई, हम बड़ी फॉर्चुनेट फ्रेंचाइज हैं एक लिहाज से कि हमारे दो होम ग्राउंड हैं। कराची भी हमारा होम ग्राउंड है, कोयटा भी। तो दोनों जो है हमें प्यार करते हैं, और हमें तो बड़ी खुशी होती है हम कराची में खेल रहे हैं। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, कोयटा में ज़्यादा हो तो वो एक होम एंड अवे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो डेवलप होना चाहिए। जितना प्यार हमें कोयटा में मिला, आई थिंक कभी मिल ही नहीं सकता था। तो
बड़ी फॉर्चुनेट हम लोग सिचुएशन में हैं कि हम दोनों जगह खेल सकते हैं। और जिस तरह हमने वेदर देखा उसमें 1-2 मैच हो सकते हैं मैं समझता हूँ, अगर हमारी फैसिलिटीज़ हों। जो सिर्फ प्रॉब्लम मुझे दिखी ना वो सिक्योरिटी की भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस वो जो स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी मेहनत करके उन्होंने बनाया है। तो स्टैंड्स को कराची के लिए भी मैं कहूँगा जहाँ जहाँ वो नहीं, कुर्सियाँ जो है ना वो उससे काम नहीं चलता, हमें परमानेंट सीट्स चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और इसको आई थिंक पीसीबी को देखना चाहिए। कराची पे भी हम लोग वो जो आते हैं स्पेक्टेटर्स वो सीमेंट के उस पर बैठे होते हैं, वो के कुर्सियाँ लगाते हैं, लेकिन हमें जैसे गद्दाफ़ी स्टेडियम है और स्टेडियम में तो हमें कुर्सियाँ होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास होना चाहिए जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है। आप स्पॉन्सर्स ले आएँ और कुछ तरीके जिस तरह से आप कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चर हमारे उस पर ध्यान देना चाहिए। चलें अब वापस आ जाता हूँ आपकी टीम की तरफ जी। और टीम के तो सारे खिलाड़ी आपके लिए एज ए ओनर बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जो अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वज़ीर खेल पंजाब वहाब रियाज को 6 छक्के मार दिए आपके जो इस वक्त टॉप फॉर्म में है इफ्तिखार, उन्होंने सिर्फ 6 छक्के नहीं मारे, उन्होंने एक मैच विनिंग इनिंग के लिए आपको 180 तक लेकर गए, लग नहीं रहा था। फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, तो होश है आपके इफ्तिखार ने टूर्नामेंट से पहले अपने मसल शो कर दिए। बिल्कुल ये भाई, मतलब वो 6 छक्के वो पूरा टूर्नामेंट तो आपने कहीं उनसे फरमाइश कर दी है कि 6 छक्के मुझे पीएसएल में चाहिए? और नहीं वो तो आई थिंक जो फॉर्म है ना इस वक्त इफ्तिखार की वो अमेजिंग फॉर्म है। वो जहाँ जा रहे हैं वो 50 से कम करते ही नहीं। और लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम ये रही जो मैंने देखी कि हम उनको आखिर में बिल्कुल लेके आते। पाकिस्तान से भी जब वो खेल रहे थे तो वो नंबर 6-7 जब वो खुद कहते हैं मुझे भेजते। तो सर ब्रेकिंग न्यूज़ दे देना, आपने क्या तय किया उनकी फॉर्म देखते हुए, कहाँ खिला रहे हैं आप उनको? नहीं इंशाल्लाह उनको 3-4 पे हम खिलाएंगे क्योंकि उनको टाइम चाहिए। और देखें बात ये होती है आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना चाहिए हम सबको। बहुत जगह पे ये होता है कि नहीं वो नंबर सेट होता है कि 1 पे 2 3 4, ये T20 में ये नहीं चलता। आपको कभी एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चाहिए होता है, कभी आपको एक राइट हैंडेड बैट्समैन, कभी एक हार्ड हिटर चाहिए होता है, विकेटें गिर रही हैं आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए जो स्टेबिलिटी लाए। तो ये किताब में नहीं लिखना चाहिए, जिस तरह मैं कहता हूँ फील्डिंग पोजीशन भी किताब में नहीं होनी चाहिए, ये कप्तान के दिमाग में होने चाहिए कि सिचुएशनल उस वक्त क्या हमारी सिचुएशन है। तो ये मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ये हो, नॉट इवन फ्रेंचाइज क्रिकेट में नहीं पाकिस्तान टीम में भी नंबर्स किसी के सेट नहीं होने चाहिए, स्पेशली T20 क्रिकेट में। नदीम उमर साहब, आप 2 टेक्निकल सवाल, आप सरफराज को प्लैटिनम कैटेगरी से आई थिंक डायमंड कैटेगरी में लेकर आए। वो लोग ये कह रहे हैं कि जो है वो सरफराज की टीम में जगह नहीं बन रही थी, हालांकि बाकी टीमें भी इस तरह करती रही हैं और वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो आपके मेन प्लेयर हैं, वो तो कहीं जा नहीं रहे। आप ऐसे प्लेयर को ऊपर लेकर आना चाह रहे हैं कि ताकि टीम की एडजस्टमेंट हो सके ज़्यादा बेहतर अंदाज में, अगर आप इसका खुलासा खुद करना चाहें। नहीं इसमें यही भाई होता ही है। देखें सरफराज आपको पता है हर वक्त कुर्बानी देने, उनको शौक़ ये है, उनकी जो क्रिकेट ख़त्म भी हुई वो प्लेयर्स को ऊपर भेजते, खुद नीचे आते रहते थे। इधर भी उन्होंने ये किया कि नदीम भाई मुझे कम पैसे दे दें, टीम अच्छी बना लें। तो ये सरफराज की बड़ाई है। और होता भी ये है, बहुत सी टीमें करती हैं कि वो अपने डायमंड को या प्लैटिनम को खाली रखती हैं ताकि वो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं उनको अकोमोडेट कर सकें। तो जो टीम मैन होता है ना वो यही करता है कि जी मुझे नीचे ले जाएं और आप अच्छी टीम बना लें। तो यही हमारे साथ भी हुआ। तो और ये नसीम शाह का जब ड्राफ्ट में आप बैठे थे तो उनको मुल्तान सुल्तान ने जो है वो पिक किया, लेकिन आपने कहा कि हम कार्ड शो किया, वो थोड़ा सा मुझे बताइए। हाँ उसमें ये होता है कि अगर जैसे आपका एक प्लेयर है उसको पहला हक आपका होता है समझ। अच्छा। और अगर वो प्लेयर कोई और उठा ले तो एक आप वाइल्ड कार्ड और राइट टू मैच आप लगा सकते हैं। राइट टू मैच आपने किया था, ठीक है। तो हमने राइट टू मैच किया। तो ये एक बार कर सकते हैं या 2 बार? एक बार। अच्छा। वरना साइम अयूब नहीं जाता हमारे हाथ। अच्छा। तो वो हमने इस्तेमाल कर लिया राइट टू मैच। तो नसीम शाह हमारे पास आ गए जो कि रहना ही हमारे पास चाहिए था। और कुछ इत्तलात ये भी थी कि ट्रेड हुए पेशावर ज़ल्मी से कराची में, कराची से पेशावर ज़ल्मी में बाबर आज़म। कुछ इत्तलात ये थी कि उनकी आपके साथ भी बातचीत चल रही थी, बाबर आज़म जो है आपकी कप्तानी के भी कैंडिडेट थे और सरफराज यहाँ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार थे कि बाबर आते हैं तो मैं स्टेप डाउन कर जाऊँगा। वो बात कहाँ तक पहुँची? बिल्कुल ये बात आपकी सही है, इसमें दोनों की बड़ाई है। देखें आप जो बाबर से, तो फिर वो बेल जो है वो ऊपर क्यों नहीं गई? नहीं वो बेल आई थिंक मैं समझता हूँ दोनों के लिए बहुत अच्छा हुआ। अच्छा। वो वहाँ कप्तान और ये बाबर यहाँ। देखें मैं ये कहता हूँ सारे लड़के हमारे हैं। मैंने बाबर जैसा माशाल्लाह, अभी हम कोयटा में थे,
बाबर जैसी पर्सनालिटी, काम, कूल, ऐसा मैंने तो लड़का बहुत कम देखे। और जिस तरह वो लीड कर रहा था टीम को और फोकस्ड बिल्कुल, तो दोनों बहुत ही अच्छे, वो कहते हैं ना दिल के अच्छे दोनों ही हैं। और एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, दोनों साथ गप्पे मार रहे हैं, हालांकि वो एक कप्तान दूसरे को खिला नहीं रहा या टीम में जगह नहीं, बट स्टिल दे आर फ्रेंड। इसमें दोनों की बड़ाई है और दोनों अपनी जगह पाकिस्तान के लिए हीरे हैं, मैं समझता हूँ। कोयटा ग्लैडिएटर के चेयरमैन ओनर नदीम उमर की गुफ्तगू आपने सुनी और वो कह रहे थे कि इस बार कमर कसली है, इस बार हम तैयारी से आएंगे और इस बार हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी? आपकी राय का इंतजार रहेगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। आप ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अपने आज के मेहमान नदीम उमर थे हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।